बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्लास में आपका स्वागत है। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आज विदेशी व्यापार की भूमिका या रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। तो चलो शुरू करते हैं विदेशी व्यापार की भूमिका। इसको आसानी से समझने के लिए हम इसको बिंदुवार समझेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम विदेशी व्यापार का अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार या ट्रेड शब्द को समझेंगे। प्रायः हम सब इस व्यापार शब्द से परिचित हैं, भले ही हर कोई इसे पूरी तरीका से या पूरी तरह से नहीं समझते हों, लेकिन कुछ न कुछ व्यापार के बारे में जरूर जानते हैं। व्यापार या ट्रेड सरल शब्दों में इसके अंतर्गत किसी वस्तु का क्रय या विक्रय होता है, लेकिन वर्तमान समय में यह सिर्फ वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रह गया। अब तो वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का भी इसमें व्यापार होता है। दूसरा देखते हैं व्यापार का क्षेत्र। अगर यह व्यापार देश के अंदर होता है तो इसे आंतरिक क्षेत्र का व्यापार, तथा देश के बाहर अन्य देशों के साथ होता है तो इसे बाह्य क्षेत्र के साथ व्यापार या विदेशी व्यापार कहा जाता है। ऐसा देश जहां विदेशी व्यापार नहीं होता उसे बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तीसरा में देखते हैं अपन व्यापार, विदेशी व्यापार की भूमिका या रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसी भी देश के विकास में व्यापार की बहुत अहम भूमिका होती है, इसलिए विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक विकास का इंजन भी कहा जाता है। अगर भारत की बात किया जाए तो भारत में प्राचीन काल में विदेशी व्यापार की भूमिका अच्छी रही है। उस समय भारत मुख्यतः पश्चिम एशिया देशों एवं यूरोप के देशों के साथ व्यापार करते थे, तथा हमेशा भारत निर्यात आधिक्य या एक्सपोर्ट सरप्लस की स्थिति में रहा है, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। लेकिन भारत की स्थिति हमेशा ऐसा नहीं बन सका। ब्रिटिश सरकार के आते ही भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति तेजी से बदला। इंग्लैंड निर्मित माल को भारत में बिना किसी प्रतिबंध के आयात करने लगा, जिससे भारतीय उद्योग धंधे नष्ट होने लगा और भारत की विदेशी व्यापार की संरचना नष्ट होने लगी। भारत के आर्थिक विकास में गिरावट आने लगी। स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में विदेशी व्यापार की भूमिका अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस समय भारत में औपनिवेशिक व्यापार या कॉलोनियल ट्रेड था, जिसके अंतर्गत ब्रिटेन के राष्ट्रमंडल देशों के साथ भारत का व्यापार था, जिसमें भारत से प्रायः कच्चे माल का निर्यात किया जाता था, जबकि निर्मित उपभोग वस्तुओं का आयात होता था, जिससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला गया। नियोजन काल में भारत की निर्यात सुधार हेतु बहुत से कदम उठाए गए, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने सालों बाद भी अभी भी भारत के व्यापार घाटे संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंची है। अगर पिछले कुछ सालों में भारत के आयात निर्यात की प्रवृत्ति देखें तो स्थिति और भी क्लियर हो जाती है। आप देख सकते हैं टेबल में एक साइड वर्ष को दिखाया गया है, जिसमें 2012-13 से 2016-17 तक का वर्ष लिया गया है। दूसरी ओर सकल राष्ट्रीय आय प्रतिशत के रूप में लिया गया है, जिसमें आयात निर्यात और दोनों के अंतर को दिखाया गया है। अगर हम अंतर की बात करें तो अंतर पूरे सालों में माइनस में है, निगेटिव में है। इसका मतलब यह है कि हमारा व्यापार घाटा जो है अधिक रहा है। जैसे कि 2012-13 में देखें तो -10.53% है। 2013-14 में देखें तो -7.31% है। 2014-15 की बात करें तो -6.84% है। 2015-16 की बात करते हैं
तो -5.73% है। 2016-17 की बात करते हैं तो -4.86% है। इससे यह पता चलता है कि भारत हमेशा निर्यात घाटे में रहा है, जिसका कारण है सिर्फ और सिर्फ निर्यात में कमी और आयात में अधिकता। अब देखते हैं अपन भारत के विदेशी व्यापार की संरचना। विदेशी व्यापार की संरचना का अभिप्राय आयात एवं निर्यात के स्वरूप से होता है। इससे पता चलता है कि एक देश किस प्रकार के वस्तुओं का आयात एवं निर्यात कर रहा है और उसका देश के आर्थिक विकास पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर देश उद्योग आधारित वस्तुओं का निर्यात करता है तो निश्चित ही उसको लाभ होगा, क्योंकि उद्योग आधारित वस्तुओं की कीमत कृषि आधारित वस्तुओं की कीमत से अधिक होता है। इसलिए उद्योग आधारित देश को प्रायः विकसित राष्ट्र एवं कृषि आधारित देश को विकासशील या पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। अब देखते हैं भारत के विदेशी व्यापार की संरचना। इसको हम दो भाग में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है भारत के प्रमुख आयात, जिसमें पहला आता है पेट्रोलियम, तेल तथा चिकनाई पदार्थ। भारत में इसका उत्पादन बहुत कम है, इसलिए इसका आयात दूसरे देशों से करना होता है। परिवहन एवं अन्य मशीनों को चलाने में इसका उपयोग अधिक होता है। भारत प्रायः ईरान, अमेरिका, रूस आदि देशों से इसका आयात करता है। दूसरा मशीनें एवं अन्य पूंजीगत वस्तुएं हैं। तीसरा उर्वरक एवं रसायन पदार्थ। चौथा लौह इस्पात। भारत में लौह इस्पात का उत्पादन इसके पूर्ति की अपेक्षा कम है, इसलिए इसका आयात जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका देशों से किया जाता है। फिर नेक्स्ट है प्लास्टिक का सामान। फिर नेक्स्ट में अगर देखें तो कपास, ऊन, जूट के रेशे, दवाइयाँ, खाद्य तेल, बहुमूल्य पत्थर आदि शामिल है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख निर्यात। निर्यात की बात करें तो पहला आता है कृषि एवं संबंध वस्तुएं। इसमें अनाज, समुद्री उत्पाद, कपास, चाय, कॉफी आदि शामिल है। दूसरा देखते हैं निर्मित औद्योगिक वस्तुएं के अंतर्गत। इसमें मुख्य रूप से ज्वेलरी, धातु से बने निर्मित वस्तुएं, औजार, परिवहन के कल पुर्जे, सिले सुलाए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि शामिल है। अगर अन्य वस्तुओं की बात करें तो इसके अंतर्गत काजू, तंबाकू, मसाले, चीनी आदि शामिल है। अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं इस उपरोक्त अध्ययन का, तो कह सकते हैं कि भारत के उपरोक्त आयात एवं निर्यात का अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत आयात की तुलना में निर्यात कम करता है। आयात अधिक होने के कारण भारत को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा आयातित वस्तुओं पर खर्च करना पड़ता है। इस कारण भारत के व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस पीपीटी क्लास में इतना ही। थैंक यू। मैं आगे के पीपीटी में आपको निर्यात संवर्धन उपाय एवं नई व्यापारिक नीतियों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।